हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल लाइव में एक बच्चे ने पूछा था कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा कैसे करें मैम, तैयारी कैसे करें। तो उस टाइम थोड़ा मैंने सिलेबस का बोला था कि सिलेबस देखें और तैयारी करें, लेकिन एक फिर मैंने नोट्स बनाया, उस पर नोट बनाया कुछ, क्योंकि एकदम फ्लो में बोलना और एकदम तैयारी के साथ बोलना दोनों में अंतर होता है। इसलिए मैं आज बता रही हूँ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कैसे करें, क्या है पैटर्न, कब है इसका एग्ज़ाम। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षा 26 जुलाई से 27 सितंबर के बीच प्रस्तावित है। इसमें लेवल 1 के लिए अलग अलग पदों के लिए भर्ती होगी, जिसमें ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट और दूसरे कई पद अन्य शामिल होते हैं। ये भर्ती पूरी तरह कंप्यूटर बेस्ड है, जिसमें 90 मिनट का ये एग्ज़ाम होगा। 100 अंकों का होता है, जिसमें 25 अंक आपके मैथ्स के, 30 अंक जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 अंक आपके जनरल साइंस के और 20 अंक आपके जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर सेक्शंस के लिए हैं। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, इसलिए आंसर देते समय अलर्ट रहें। उन्हीं क्वेश्चनों का आंसर दें जब आप पूरी तरह श्योर हैं। मैथ्स की रणनीति क्या होनी चाहिए। इसमें मैथ्स की तैयारी के लिए नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, परसेंटेज, अनुपात और समानुपात, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। इसके अलावा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, LCM, HCF, लाभ, हानि, औसत समय और कार्य समय और दूरी से जुड़े सवालों पर फोकस करें। ध्यान रखें सवालों को हल करने के लिए बेसिक्स को क्लियर रखें, क्योंकि 10th में जो बेसिक्स होते हैं, 10th तक जो बेसिक्स मैथ के लिए वो आना ज़रूरी है। कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ वर्गमूल होते हैं, उनको तो आप याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। बेसिक्स जितना ज़्यादा स्पष्ट रहेगा, सवालों को हल करना उतना ही आसान होगा। बेहतर होगा कि NCERT किताबों की आप मदद लें। कई कोचिंग संस्थान और वेबसाइट ऑनलाइन इसका मटेरियल उपलब्ध कराती हैं, वहाँ से इसकी मदद ली जा सकती है। सबसे ज़्यादा है कि किताबें तो अरेंज हो जाती हैं, लेकिन किताबों की और ये इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैठ के सुबह सुबह मॉर्निंग में 2-3 घंटे मैथ्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर बच्चे को लगना है वाकई में उसे जुनून है सर्विस में जाने का, बेरोजगारी मिटाने का, तो जम के मेहनत करें, ना इधर उधर मोबाइल में यहाँ से देखा वहाँ से देखा। बुक्स अरेंज कर लो, और बुक्स में ऑफलाइन तैयारी मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहती है बजाय ऑनलाइन की। ऑनलाइन में क्या है, देखते कुछ हैं, आता कुछ है, बोलते कुछ हैं, निकलता कुछ है, इसलिए वहाँ समय ना वेस्ट करके ऑफलाइन तैयारी करें। अगर आप कोई बेसिक्स क्लियर नहीं है या कोई क्वेश्चन छूट रहा है तो आप फिर मदद ले सकते हैं मोबाइल की। एग्ज़ाम तैयारी की ये रणनीति अपनाएं। देखो, सबसे पहले रीजनिंग के लिए क्या करना है। रीजनिंग के लिए आपको कोडिंग, डिकोडिंग, ABCD आनी चाहिए, इसे जड़ के उनके क्रम में आने चाहिए, और ये आता है केवल प्रैक्टिस से। मुझे बहुत अच्छे से रीजनिंग आती है, मेरी रीजनिंग बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, एनालिसिस, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन सेंस, पजल, सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से सवाल पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी के साथ इन पर आधारित सवालों को हल करें। देखो, रीजनिंग का बेस्ट तरीका है, इसको ये देखने में सरल होती है कि क्या है, कुछ नहीं है, बहन आ रही हो रही, ब्लड रिलेशन में तो यूँ चुटकियों कर लूँ, कुछ नहीं। सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस, अभ्यास से ही आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिना अभ्यास के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। एक बार जब ये रीजनिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है, इसे जीवन भर नहीं भूलते हैं। जनरल साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के बाद तीसरा सेक्शन हमारा जनरल साइंस का है, 20 नंबर का, जिसमें नंबर स्कोर करना आसान हो सकता है। खास बात है कि इसमें 10th कक्षा से जुड़े जनरल साइंस के सवाल पूछे जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सवाल होते हैं। देखो, 10th तक की साइंस आप जानते हैं, उसमें मिक्स होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। बस आपको गहराई से उनको केवल पढ़ना और समझना है। मॉक टेस्ट करेगा मदद। थर्ड है जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। देखो, करंट अफेयर्स के लिए तो आपको पिछले 6 महीने से और साल भर की जो घटनाएं हमारी घटित हो रही हैं, उन पर आपको रोज़ फोकस करना है। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गवर्नमेंट स्कीम, पॉलिटेक्निक्स, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स से जुड़े सवालों को शामिल किया जाता है। देखो, मूवल आती है करंट अफेयर्स की, एक आती है अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। ये छोटी छोटी मैगजीन आती हैं, लेकिन इन्हें रेगुलर पर मंथ लोगे या पर मंथ पढ़ोगे तो आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती है। मॉक टेस्ट करेगा मदद। अगर परीक्षा की तैयारी को परखना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया या मैं बहुत 2-4 घंटे डेली पढ़ रहा हूँ और मेरी तो हो गई, बन गई, तो अपना वो निकालने के लिए कि आप क्या हो, कहाँ हो, कितने पानी में हो, इसके लिए मॉक टेस्ट कर लो।
मॉक टेस्ट में प्योर ऑनेस्टी होनी चाहिए। बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं चुपचाप ये आंसर पढ़ लूँ, है ना, तो वो आप खुद से चीटिंग कर रहे हैं। इसमें पूरी तरह से ईमानदार बन के मॉक टेस्ट करना है। और नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट पेपर को हल करने की आदत डालें। टाइम मैनेजमेंट चेक करने का भी एक तरीका है ये, और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी चेक करेगा। मॉक टेस्ट ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन कीजिए। ऑफलाइन पे आप खुद क्वेश्चन बनाइए, खुद जितने करने उतने करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं कितने समय में, क्योंकि ऑनलाइन, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन है, तो इसमें आप कंप्यूटर बेस्ड करिए, ऑनलाइन ही तैयारी करिए कि कितने समय में आप कितने क्वेश्चन, क्योंकि मैथ रीजनिंग ये करने में समय लगता है। कितनी करें स्टडी? परीक्षा की पूरी तैयारी के लिए रोज़ाना 4 से 6 घंटे की स्टडी अनिवार्य है। इन घंटों को अपने सेक्शन के मुताबिक बांटें। हफ्ते में कितनी तैयारी हुई, और इसको हम मॉक टेस्ट के जरिए जांच लेते हैं। ध्यान रखें अपनी एक्यूरेंसी और स्पीड को ईमानदारी से समझें। नकारात्मक विचारों से बचें। समय मिलने पर मोटिवेट करने वाले वीडियो देखें। देखो ऐसा होता है कि जब हम मॉक टेस्ट करते हैं तो ऐसा लगता है हमको कि हम में तो बहुत आ गया, लेकिन जब हम घर पे करते हैं और पेपर एग्ज़ाम की स्थिति अलग अलग होती है, एग्ज़ाम रूम की और घर की स्थिति अलग अलग होती है। वहाँ हम एकदम अकेले अपने आप को अकेले देखते हैं, लगता है कि हम दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे तैयारी करने वाले बच्चे हैं। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम रूम में जाते हैं वहाँ अपने जैसे और बच्चों को देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है यार ये मुझसे ज़्यादा होगा, ये मुझसे ज़्यादा होगा। तो वहाँ अपने कॉन्फिडेंस को ना खोएं। एग्ज़ाम रूम में सबसे हर चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है, मेहनत से, ईमानदारी से मेहनत करें, अभ्यास करें, बढ़ा चढ़ा कर ना बोलें। मॉक टेस्ट में मानो कि कम आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे तो कितना भी पढ़ लिया कम ही आते हैं, ऐसा नहीं है, है ना। जहाँ कमी लग रही है कि मैं इसमें रीजनिंग में कम हूँ या मेरी जनरल करंट अफेयर्स सही नहीं है, तो वहाँ फोकस ज़्यादा करें। और ऐसा नहीं है कि आप एक टेस्ट में असफल हो गए, कहीं ना कहीं ये तैयारी हो सकता है, ये तैयारी आपके इस एग्ज़ाम से चूक गई, लेकिन यही तैयारी आपके दूसरे एग्ज़ाम में आपको क्लियर करा देती है। तो इसलिए एक टेस्ट देने के बाद बैठे नहीं, उसको रेगुलर पढ़ते रहें। तो ये ग्रुप डी एग्ज़ाम रेलवे रिक्रूटमेंट RRB बोर्ड की मैंने बताया था। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था लाइव में कैसे तैयारी करें, तो ऐसे क्वेश्चन आप मुझसे लाइव में पूछ सकते हैं करियर रिलेटिव, क्योंकि वहाँ मैं टीचिंग तो नहीं करा सकती, पर ऐसे सजेशन दे सकती हूँ। क्योंकि टीचिंग के लिए अलग से होता है समय प्रबंधन, क्योंकि बच्चे मेरे साथ रहते हैं तो वहाँ मैं सवाल नहीं दे सकी, क्योंकि वहाँ और भी जो नॉन टीचिंग वाले बंदे हैं वो भी वहाँ पे जुड़े रहते हैं। तो इस तरह आप तैयारी करें, जमकर अभ्यास करें, किसी भी भर्ती से ना चूकें। हर भर्ती को ऐसे लें एकदम जंग की तरह, अभ्यास करें। और कहीं ना कहीं इसको अपने अपने जो छोटे सीनियर्स हैं उनको पढ़ाओ, उनसे पूछो। और एक और है ग्रुप डिस्कशन। आप जहाँ भी हैं अपने कोई और नहीं है तो माँ बाप से अपने पूछवाएंगे, ये मैं नहीं कर लिया, आप मुझसे पूछो। छोटे भाई बहनों को उनसे हेल्प लो, मतलब अपना जो भी आपने पढ़ा है लिखा है या जो किया है उसको आप निकालें बाहर। क्वेश्चन खुद से बना बना के पूछें या बच्चों से कहें कि हमसे बना बना के पूछो आप। तब जब आपका ये डिस्कशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी जो आपका ज्ञान है वो स्थायी हो जाता है। और जब ज्ञान स्थायी हो जाता है, समझ विकसित हो जाती है, तो हम खुद से भी हल कर लेते हैं। मैथ्स रीजनिंग मेरी तो बहुत अच्छी है, करंट अफेयर मैथ्स रीजनिंग ये मेरी तो बहुत अच्छी है। मैंने अपने टाइम पे बहुत अच्छी तैयारी की थी, जो आज भी मेरी अच्छी है। ओके, धन्यवाद।